नमस्कार। परख के पिछले एपिसोड में मैंने आपको ग्रामसी के हेजेमनी की अवधारणा के बारे में बताया था। आज के इस अंक में हम ग्रामसी के पैसिव रिवॉल्यूशन की अवधारणा को समझेंगे। हेजेमनी की उनकी अवधारणा की तरह ही पैसिव रिवॉल्यूशन या निष्क्रिय क्रांति की उनकी अवधारणा भी द प्रिजन नोटबुक्स में ही सामने आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिजन नोटबुक्स व्यवस्थित रूप से लिखी हुई पुस्तक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इसे ग्रामसी ने अलग अलग समय पर नोटबुक्स के रूप में लिखा। शायद उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी यह चीज़ें पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो पाएंगी। उनके मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें प्रकाशित हुई और जो इसमें लिखी हुई बातें थीं वो संपादकों के द्वारा एक जगह व्यवस्थित रूप से लाई गई। तो प्रिजन नोटबुक्स में सामने आने वाली पैसिव रिवॉल्यूशन की इस अवधारणा के बारे में भी हमें यह जानकारी रखनी चाहिए कि यह व्यवस्थित रूप से विकसित अवधारणा नहीं है। लेकिन जब ग्रामसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैकोबिनों की भूमिका और इटली में रिसर्जिमेंटो की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो वो इस तरीके की अवधारणा पर जोर देते हैं। पैसिव रिवॉल्यूशन या निष्क्रिय क्रांति से उनका जो मुख्य तात्पर्य है वह यह है कि अगर क्रांति या किसी भी बदलाव के क्षण में, चाहे वो पूंजीवाद के भीतर होने वाला ही कोई बदलाव क्यों ना हो, उसके भीतर एक ऐसी संभावना होती है जिससे कि वह बहुत दूरगामी स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, या फिर वो एक अतीतोन्मुखी या अतीत या पास्ट की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। तो ये जो एक स्थिति होती है उसके बारे में ग्रामसी का यह कहना है कि अगर उन्होंने काफ़ी तारीफ की जैकोबिनों की, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक दल के रूप में दूरगामी परिवर्तन लाने वाले साबित हुए थे ग्रामसी के हिसाब से, और उन्होंने इटली के रिसर्जिमेंटो की आलोचना की या उनकी सीमाओं को रेखांकित किया। तो ग्रामसी यह कहते हैं कि जब क्रांति या परिवर्तन के क्षण में एक मजबूत संगठन होता है तो जो चीज़ें होती हैं, जो बदलाव की का जो पूरा इंजन होता है वह आम जनता के हाथों में होता है। लेकिन अगर वह संगठन कमजोर होता है तो फिर राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में सामने आ जाती है, और फिर राज्य का जो मुख्य काम होता है वह यह होता है कि जो अलग अलग तरीके के समूह हैं उनके भीतर एक तरीके का संतुलन स्थापित किया जाए। और फिर ऐसी स्थिति में कोई बड़ा दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म या दूरगामी प्रभाव डालने वाला बदलाव नहीं होता है। हमारे सामने जो चीज़ आती है वह होती है छोटे छोटे बदलावों की एक श्रृंखला। ये ऐसे बदलाव होते हैं जो कि कई बार जो प्रभुत्वशाली वर्ग पहले के थे उनकी स्थिति को मजबूत कर देते हैं, और कई बार जिन बदलावों की उम्मीद आम जनता को होती है वो बदलाव नहीं होते हैं। यह संभावना भी बन सकती है कि जो राज्य है वो एक रिग्रेसिव स्टेट के रूप में आगे बढ़ जाए, जैसा कि इटली में हुआ जबकि फासीवाद का उदय होकर सामने आया, जिसमें कि तमाम तरह के असहमति के आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया गया। तो इस लिहाज से जो एक पैसिव रिवॉल्यूशन की जो उनकी पूरी अवधारणा है उसमें हम संगठित पार्टी के प्रति जो उनकी एक आस्था है उसको सामने आते हुए देख सकते हैं, और वो यह मानते हैं कि जब जनता की इच्छाओं के अनुरूप बदलाव होता है तभी वह वास्तविक और क्रांतिकारी दिशा में बदलाव होता है। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें संतुलित करने की एक व्यवस्था कायम हो जाती है और वह पैसिव रिवॉल्यूशन होता है, वह एक निष्क्रिय क्रांति के रूप में होती है, जहाँ पर नाम तो बदलाव का या क्रांति का लिया जाता है पर जो चीज़ें बदलती हैं वो बहुत कम होती हैं और कई बार वह उल्टी दिशा में भी जा सकती हैं। बहरहाल अगर हम ग्रामसी को एक राजनीतिक चिंतक के रूप में या एक मार्क्सवादी सिद्धांतकार के रूप में देखें तो इन्होंने कई तरीके के योगदान दिए। लेकिन उन योगदानों की चर्चा करने से पहले अगर मैं ग्रामसी की कुछ बुनियादी आलोचनाओं को आपके सामने रखूं तो एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि कई बार जो क्लासिकल मार्क्सवाद के समर्थक हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो ग्रामसी का लेखन है और उसमें खास तौर पे हेजेमनी का सिद्धांत और उसके भीतर जिस तरीके से एक बदलाव की बात सामने आती है जिसमें कि वो श्रमिक वर्ग के हेजेमनी की तरफ बढ़ने
की ओर इशारा करते हैं, उस पर जोर भी देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कई बार। तो वो जो एक पूरा विचार है वो सीधे तौर पर क्रांति के विचार को नकार देता है और इसमें अनंत काल तक के लिए एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिसमें कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, जो शोषित वर्ग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनके भीतर चेतना भरे और फिर श्रमिक या शोषित वर्ग कुछ मांगे राज्य के सामने रखे, राज्य उनकी बहुत सारी कुछ मांगों को स्वीकार करे, कुछ को स्वीकार ना करे, पर इतनी मांगों को जरूर स्वीकार करे कि उनके भीतर यह आस्था बनी रहे, यह पूरी व्यवस्था उनकी भलाई के लिए भी कार्य कर रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आलोचक यह कहते हैं कि क्रांति करने और समाजवादी और साम्यवादी राज्य की स्थापना करने के लक्ष्य को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसा लगता है कि ग्रामसी इस पूरे लक्ष्य को हमेशा के लिए त्याग देते हैं। दूसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि जब वो पैसिव रिवॉल्यूशन की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो वो जैकोबिनों की काफ़ी तारीफ करते हैं। पार्टी की उनकी अवधारणा की जब मैंने चर्चा की थी तब भी मैंने आपको यह बताया था कि उस अवधारणा में एक तरीके से पार्टी के भीतर जो अनुशासन है उस पर जरूरत से ज़्यादा बल दिया जा रहा है। जैकोबिनों की तारीफ करते हुए ग्रामसी उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की तरफ से आंख मूंद लेते हैं। तो यह जो एक स्थिति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामसी की जो पूरी विचारधारा थी उसमें संगठित पार्टी के प्रति जो आस्था थी वह थोड़ी ज़्यादा थी। उसको जितनी आलोचनात्मक तरीके से ग्रामसी को देखना चाहिए था या उसके खतरों को जिस रूप में ग्रामसी को रेखांकित करना चाहिए था, शायद ग्रामसी वैसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी ग्रामसी के बारे में हमें यह चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि पिछले 3 दशकों में या उससे भी थोड़े ज़्यादा समय में राजनीति सिद्धांतकारों या राजनीति शास्त्रियों ने अपने समय के, अपने समाज के यथार्थ को समझने के लिए ग्रामसी की अवधारणा का काफ़ी गहराई से इस्तेमाल किया है। अपने देश में अगर हम सुदीप्त कविराज के लेखन को देखें तो उस पर एक पैसिव रेवोल्यूशन का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए भारत की स्थिति को समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। हेजिमनी की अवधारणा का प्रयोग करते हुए बहुत तरह से विद्वानों ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे समाज में एक खास तरीके की सोच या एक खास तरीके के विचार को गहराई से स्थापित किया गया है और उसकी हेजिमनी कायम हो चुकी है या हो रही है। यानी कि मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो ग्रामसी के लेखन से निकलने वाली अवधारणाएं हैं ये सारी उससे काफ़ी हद तक समाजशास्त्रियों को, राजनीति वैज्ञानिकों को और आम पाठकों को भी अपने समय और यथार्थ को समझने में सहायता मिली है। मैं बस इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो पिछले 4 एपिसोड में मैंने आपको चीज़ें बताई उसमें ग्रामसी के बारे में आपको एक आम समझ मिली होगी। किसी गहरे समझ मिलने की दावेदारी मेरी नहीं है कि मैं आपको बहुत इतना गहरा कोई ज्ञान दे रहा हूँ जिसके बाद शायद और किसी दिशा में जाने की ज़रूरत ना हो। मेरा सिर्फ दावा यह है कि शायद इसके बाद आप ग्रामसी को पढ़ें तो उन्हें पढ़ते हुए आपको थोड़ी आसानी हो। कुछ अवधारणाएं हैं जिन्हें मैंने बताने की कोशिश की है, शायद उन्हें समझने में आपको और आसानी हो जब इसे सुनने के बाद आप पुस्तकों के पास वापस जाएं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आगे हम ऐसे ही अन्य विचारकों पर चर्चा करेंगे। हर बार वेस्टर्न थिंकर या पाश्चात्य विचारक हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम हिंदुस्तान के विचारकों पर बात करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी हमेशा ही कि मैं एक इतने सरल रूप में आपके सामने बातों को रखूं कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, एक समझ विकसित कर पाएँ और उसके बाद जब आप पुस्तकों के पास जाएं तो आपको थोड़ी आसानी हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हर तरह के प्रयास की अपनी सीमाएं होती हैं। इस प्रयास की भी एक या कई सीमाएं हो सकती हैं। तो अगर आप आलोचनात्मक रूप से इस पूरे प्रयास को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव देंगे तो वो उसका भी स्वागत है, वह काफ़ी अच्छा रहेगा। आज की इस अंक को मैं यहीं रोकता हूं और अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर या किसी अन्य विचारक के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।